नमस्कार, मेरा नाम उपासना है। रात के 8:30 बज चुके हैं और हमारे चैनल में कहानी सुनाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज की कहानी बड़ी अजीब है, जिसमें दो बहनों का एक ही प्रेमी था। वो दोनों बहनों से प्यार करता था, शारीरिक संबंध भी दोनों के साथ थे। लेकिन कहानी के अंत में एक ऐसा मोड़ आया जो सबको परेशान कर गया। इफ्तिखाराबाद के अब्दुल रशीद को कानपुर की एक टेंडरी में नौकरी मिल गई थी। कुछ सालों बाद उन्होंने कानपुर के राजीव नगर में जमीन खरीदकर अपना छोटा सा आशियाना बना लिया और परिवार के साथ उसी मकान में रहने लगा। कालांतर में उनके 7 बच्चे हुए। कई साल पहले अब्दुल रशीद की शरीके हयात का इंतकाल हो गया। उनके दोनों बड़े बेटों ने शादियां कर ली थीं और अलग मकान लेकर रहने लगे थे। अब अब्दुल रशीद के घर में 4 ही लोग बचे थे। वो, उनकी 2 बेटियां शमीम बानो और आफरीन और छोटा बेटा अतीक अहमद। शमीम और आफरीन दोनों ही जवान थी, लेकिन आर्थिक परेशानियों के चलते उनकी शादियां नहीं हो पा रही थी। अब्दुल रशीद और अतीक सुबह को काम पर निकल जाते थे तो फिर दिन छिपने के बाद ही घर लौट कर आते थे। शमीम और आफरीन दिन भर घर में अकेली रहती थी। उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। खाली रहने की वजह से शमीम की दोस्ती रुबीना नाम की एक युवती से हो गई। रुबीना ने 5 साल पहले अपनी पसंद के एक युवक से शादी की थी। इसमें उसके घर वालों की सहमति भी शामिल थी। लेकिन शादी के बाद रुबीना एक बार ससुराल जाने के बाद दोबारा नहीं गई। नतीजतन उसका तलाक हो गया। इसके कुछ दिनों बाद रुबीना ने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसकी पहले से ही 2 बीवियां थी। इस बात को लेकर खूब हंगामा हुआ। उस आदमी की दोनों बीवियों ने भी रुबीना को जमकर लताड़ा और गाली गलौज की। इसके बाद रुबीना को उस आदमी का भी साथ छोड़ना पड़ा। इस तरह रुबीना एक बार फिर अकेली रह गई। वो अपने भाई शाहिद और भाभी जरीना के साथ राजीव नगर में ही रह रही थी। भैया भाभी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो पूरी तरह से आजाद थी। रुबीना जैसा ही हाल शमीम बानो का भी था। उसके 2 भाई अपनी पत्नियों के साथ अलग रहते थे। पिता और छोटा भाई सुबह काम पर चले जाते थे तो फिर रात में ही लौटते थे। उनके जाने के बाद शमीम पूरी तरह आजाद हो जाती थी। एक ही मोहल्ले में रहने और एक जैसी आदतों की वजह से दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों साथ साथ घूमने लगी। शमीम खूबसूरत थी। उस पर मोहल्ले के कई लड़कों की निगाहें जमी थी, जिनमें से एक उसके चाचा वहीद का बेटा सिद्दीक भी था। करीब रिश्तेदार होने की वजह से शमीम और सिद्दीक के बीच नजदीकी संबंध बन गए। फिर जल्दी ही ऐसा समय भी आया जब दोनों एक दूसरे को तन-मन से समर्पित हो गए। इधर बड़ी बहन शमीम भी चाचा के लड़के सिद्दीक से इश्क लड़ा रही थी, तो उधर छोटी आफरीन भी 22 साल की हो चुकी थी। आफरीन शमीम से ज्यादा खूबसूरत भी थी। सिद्दीक यूं तो आफरीन को बचपन से देखता आया था, लेकिन शमीम से शारीरिक संबंध बनने के बाद उसका आफरीन को देखने का भी नजरिया बदल गया था। वो शमीम से ज्यादा आफरीन में दिलचस्पी रखने लगा। शमीम को हालांकि अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो भी क्या कर सकती थी। सिद्दीक से मोहभंग हुआ तो शमीम अपने दोस्त रुबीना के और भी ज्यादा करीब आ गई। इसके बाद दोनों दिल्ली के चक्कर लगाने लगे। शमीम के पैर चूंकि पहले ही घर से बाहर निकल चुके थे, इसलिए अब्दुल रशीद चाहकर भी उस पर पाबंदी नहीं लगा सके। शमीम के बाहर चली जाने के बाद आफरीन घर में अकेली रह जाती थी। इसका फायदा उठाया सिद्दीक ने। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय आफरीन के साथ गुजारने लगा। इस बात का नतीजा ये हुआ कि प्यार के नाम पर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। यहाँ तक कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। इसी बीच शमीम एक बार रुबीना के साथ दिल्ली गई तो उसने लौटकर बताया कि रुबीना दिल्ली के एक युवक से उसकी शादी की बात चला रही है। उस युवक का वो फोटो भी साथ लाई थी। घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसका विरोध करता। वैसे भी सभी चाहते थे कि किसी तरह उसकी शादी हो जाए तो अच्छा है। दिल्ली से लौटने के बाद शमीम का अधिकतर समय फोन पर बतियाने में बीतने लगा। वो आफरीन से बताती थी कि वो उसी युवक से बातें करती है जिससे शादी करेगी। जब से शमीम का दिल्ली वाले लड़के से चक्कर चला था, वो ज्यादातर समय घर में ही रहने लगी थी। इससे आफरीन को परेशानी होती थी क्योंकि वो सिद्दीक से नहीं मिल पाती थी। ये देखकर उसने अपने इस प्रेमी से
घर के बाहर मिलना शुरू कर दिया। जब इस बात का शमीम को पता चला कि उसका पूर्व प्रेमी उसकी छोटी बहन के साथ इश्क लड़ा रहा है तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने आफरीन को समझाने की कोशिश की कि वो सिद्दीक के चक्कर में ना पड़े क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं है। शमीम आफरीन से कई साल बड़ी थी। वो कोशिश करने लगी कि वो दोनों ना मिल पाएं। लेकिन ये बात आफरीन को बुरी लगती थी और सिद्दीक को भी। 11 दिसंबर 2013 को अब्दुल रशीद और अतीक सुबह को अपने काम पर चले गए। शमीम और आफरीन घर में अकेली रह गईं। उस दिन शमीम के बड़े भाई की पत्नी जरीना ने खीर बनाई थी। शाम को 6 बजे एक कटोरे में खीर लेकर शमीम को देने आई। दरवाजा शमीम की जगह आफरीन ने खोला। वो जरीना को देखते ही घबराई सी बोली, भाभी अंदर आओ, देखो दीदी को पता नहीं क्या हो गया है, किसी ने उनका गला काट दिया है, लगता है मर गई है। जरीना उस वक्त मुख्य दरवाजे की दहलीज पर खड़ी थी। आफरीन की बात सुनकर वो 2 कदम पीछे हट गई। उसने सहमते हुए कहा, मैं तुम्हारे घर में दाखिल नहीं होंगी, मोहल्ले के लोगों को बुला लो। आफरीन ने ये बात सामने पान की गुमटी पर बैठने वाले व्यक्ति को बताई। कुछ ही देर में घर के सामने तमाम लोग जमा हो गए। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो शमीम तख्त के ऊपर बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। उसके गले से काफी मात्रा में खून रिसा था जिससे बिस्तर गीला हो गया था। बिस्तर पर बिछी चादर के कोने में संभवत हत्यारे ने अपने खून से सने हाथ पहुंचे थे। वहां भी काफी खून लगा हुआ था। पुलिस ने पिता को इस घटना की खबर देनी चाहिए तो उसका फोन नहीं लगा। आफरीन कुछ नहीं बता पा रही थी, इसलिए पुलिस घर के मुखिया अब्दुल रशीद के आने का इंतजार करने लगी। अब्दुल रशीद रात 9 बजे अपने बेटे अतीक के साथ घर लौटे तो दरवाजे पर पुलिस की जीप और पुलिस वालों को खड़ा देख परेशान हो गए। उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो वो गश खाकर गिरते गिरते बचे। अब्दुल से भी कोई खास बात पता नहीं चली। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब्दुल रशीद ने पुलिस को बताया कि दिल्ली में रहने वाले सिराज के साथ शमीम के प्रेम संबंध थे, जबकि वो उसकी शादी अपने पसंद के लड़के से करना चाहते थे। उन्होंने उसकी शादी भी तय कर दी थी। इस पर सिराज ने धमकी दी थी कि अगर शमीम की शादी कहीं और की तो उसे जान से मार देगा। अब्दुल रशीद ने यह भी बताया कि सिराज से शमीम की जान पहचान रुबीना ने ही कराई थी। आफरीन ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि दोपहर 2 बजे शमीम के मोबाइल पर किसी का फोन आया था। फोन पर बात करने के बाद शमीम ने उससे कहा कि कोई उससे मिलने आ रहा है, इसलिए वो कुछ समय के लिए घर से बाहर चली जाए और उसके सामने ना पड़े, क्योंकि उसकी नजर अगर उस पर पड़ गई तो वो उसे पसंद कर लेगा। आफरीन ने बताया कि शमीम ने आने वाले की एक फोटो दिखाई। फिर मैं घर से निकलकर अंबेडकर पार्क की तरफ चली गई। उस वक्त शमीम भी उसके साथ थी, क्योंकि आने वाले ने उससे अंबेडकर मूर्ति के पास मिलने को कहा था। ये 3:30 बजे की बात है। आफरीन के अनुसार वो अंबेडकर पार्क के पास से होते हुए घर के पीछे वाली गली में चली गई थी और वहीं बैठकर बहन के फोन का इंतजार करने लगी थी। अगले 3 घंटे उसने वहीं बिताए और जब 6 बजने को आए और अंधेरा छाने लगा तो वो वहां से उठकर घर लौट आई। उस समय घर का दरवाजा उड़का हुआ था। वो अंदर पहुंची तो उसने शमीम को खून से लथपथ मरा हुआ पाया। ये सब बताने के बाद आफरीन कमरे में गई और एक तस्वीर थाना प्रभारी को देते हुए कहा कि शमीम से यही लड़का मिलने आने वाला था। उसने यही फोटो उसे दिखाई थी। थाना प्रभारी ने फोटो को गौर से देखा। वो किसी 16-17 साल के लड़के की फोटो थी। उस लड़के का नाम पता किसी को मालूम नहीं था। ऐसे में उसे तलाश करना आसान नहीं था। जिस जगह शमीम बानो का कत्ल हुआ था वहां घनी आबादी थी। शमीम का गला तो रेता ही गया था, उसके हाथ की अंगुली भी काटी हुई थी। इसका मतलब था कि मृतका का हत्यारों से संघर्ष हुआ था और इसी वजह से उसकी उंगली कटी थी। इसके बावजूद किसी ने शोर शराबे की आवाज नहीं सुनी थी। फिर पुलिस की निगाह रुबीना पर गई, क्योंकि शमीम और रुबीना की अच्छी खासी दोस्ती थी। उसी ने उसे दिल्ली के किसी लड़के से मिलवाया था। शमीम की हत्या के मामले में कई दिनों तक अटकलों का बाजार गर्म रहा। पुलिस ने रुबीना से भी पूछताछ की, लेकिन रुबीना और शमीम की भाभी जरीना ने जो बयान दिए उसने आफरीन को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। रुबीना ने बताया कि आफरीन अपने चचेरे भाई सिद्दीक से प्यार करती थी।
एक बार वो घर से 50,000 रुपए लेकर सिद्दीक के साथ भाग भी चुकी है। वो सिद्दीक से शादी करना चाहती थी, लेकिन शमीम मना करती थी। उसका कहना था कि सिद्दीक एक तो कुछ कमाता नहीं है, ऊपर से लोफर लंपट स्वभाव का है। रुबीना की भाभी जरीना ने बताया कि वो 4 बजे के आसपास शमीम के घर अपना सब्जी वाला डोंगा लेने गई थी। तब आफरीन घर में ही थी और उसने दरवाजा नहीं खोला था। इस पर जरीना ने खिसिया कर कहा था कि कोई अंदर है क्या जो तू दरवाजा नहीं खोल रही है। जवाब में आफरीन ने कहा था कि दीदी घर में नहीं है, वो गेट नहीं खोलेगी। जरीना ने अपना डोंगा मांगा तो उसने गेट के ऊपर से उसका डोंगा थमा दिया। डोंगा लेकर वो अपने घर लौट आई थी। शाम 6 बजे के करीब जब जरीना खीर लेकर गई तो आफरीन ने दरवाजा खोल दिया और खीर लेने के बाद बोली, भाभी मेरी दीदी को देख लो, किसी ने उसका गला काट दिया है। जरीना और रुबीना के इस बयान के बाद शक की सुई आफरीन की तरफ घूम गई। ये बातें पता चलने के बाद थाना प्रभारी ने आफरीन का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। ये स्पष्ट कर दें कि शमीम के पिता अब्दुल रशीद इस मामले में सिराज को दोषी ठहरा रहे थे और उस तस्वीर को सिराज की बता रहे थे जो आफरीन ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने वो तस्वीर रुबीना सहित मोहल्ले के कई लोगों को दिखाई, लेकिन उसे किसी ने भी नहीं पहचाना। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद शमीम का शव सुपुर्दे खाक कर दिया गया। दूसरी ओर पुलिस सिराज की तलाश में तो लगी ही थी, साथ ही उसने आफरीन और शमीम के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स भी निकालवा ली। आफरीन की कॉल डिटेल्स में एक नंबर पर बहुत ज्यादा बातें हुई थी। पुलिस ने उस नंबर का पता किया तो वो सिद्दीक का निकला। तीसरे दिन शमीम का तीजा होने के बाद देर रात को पुलिस ने आफरीन, उसके पिता अब्दुल रशीद और भाई अतीक को उठा लिया। थाने में तीनों से बारी बारी से लंबी पूछताछ की गई। अंततः पुलिस वालों के सवालों से घबराकर आफरीन टूट गई। उसने अपने बयान में बताया कि कुछ दिनों पहले शमीम के संबंध सिद्दीक से थे। बाद में सिद्दीक को शमीम की जगह उससे प्यार हो गया था। शमीम उन दोनों के प्यार में रोड़ा बन रही थी, इसलिए उसने अपना रास्ता साफ करने के लिए सिद्दीक के साथ मिलकर बहन की हत्या करने की योजना बनाई। इस योजना के मुताबिक सिद्दीक 11 दिसंबर 2013 को बाजार से 3 पैकेट बिरयानी लेकर आया। उसने एक पैकेट में पहले ही नशीली दवा मिला दी थी। नशीले पदार्थ वाली बिरयानी उन्होंने शमीम को दे दी और एक एक पैकेट दोनों ने ले लिए। ये देख सिद्दीक और आफरीन ने मिलकर उसका गला रेत दिया। शमीम के मरने के बाद सिद्दीक बाहर निकलने के लिए अंधेरे का इंतजार करने लगा और अंधेरा होते ही वो चुपचाप बाहर निकल गया। आफरीन के इस बयान के बाद पुलिस ने देर रात सिद्दीक को उसके घर इफ्तिखाराबाद से गिरफ्तार कर लिया और आफरीन के पिता तथा भाई को छोड़ दिया। 16 दिसंबर को आफरीन का मेडिकल कराया गया, जिसमें वो 3 महीने की गर्भवती पाई गई। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।